पार्ट आज स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट कल हमने डिस्कस किया था पूरा किसका पार्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन सरफेस, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्पेरिकल सरफेस, दोनों हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग सेकंड फिनोमिना जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए, वो कौन सा है, रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करें। तो अगर बेसिक समझना है पहले से वापिस से मिरर का, तो कल वाला लेक्चर देख लीजिए और आगे करते हैं आज का स्टार्ट। वो करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वैसे आप सब रिवीजन में देख रहे हो, तो रिफ्रैक्शन का बेसिक मीनिंग क्या होता है, आई थिंक यू ऑल अवेयर अबाउट दिस वन। पता है रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो वो अपने पाथ से क्या होती है, डेविएट होती है। व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, देन एट द सरफेस ऑफ द मीडियम्स बाउंड्री या बाउंड्री ऑफ द मीडियम्स, लाइट विल डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ। अपने पाथ से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है। दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, the phenomena of change in the path of a beam of light as it pass from one medium to another medium is called refraction of light। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, phenomena of changing in path or deviation in light ray when it travel from one medium to another medium। why this is occur, ऐसा क्यों होता, ऐसा क्यों होता है? जब आप एक मीडियम की कंपैरिजन करोगे दूसरे मीडियम से, इसका कंपैरिजन करोगे, एक मीडियम का जब दूसरे मीडियम से कंपैरिजन करोगे तो दोनों मीडियम की डेंसिटीज क्या होगी, अलग अलग होगी। ऑप्टिकल डेंसिटी जो हम लोग मेजर करते हैं दैट इज मेजर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसे मेजर की जाती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिव्स द ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या देता है वो, ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकली मीडियम डेंसर होगा मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी, ऑप्टिकली मीडियम रेयर होगा मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी। ठीक है, तो जब लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम की क्या होती है, चेंज होती है। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी, चेंज होगी। ड्यू टू चेंज इन ऑप्टिकल डेंसिटी स्पीड ऑफ द लाइट विल चेंज व्हेन ट्रेवल इट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो मेन रीजन क्या होता है रिफ्रैक्शन का, रिफ्रैक्शन होने का मेन रीजन ये है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड चेंज होती है। क्या चेंज होती है, स्पीड चेंज होने के साथ साथ एक फैक्टर लाइट का और चेंज होता है दैट इज वेवलेंथ। क्या होता है, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट स्पीड एंड वेवलेंथ विल चेंज। ड्यू टू दैट रीजन रिफ्रैक्शन अकर। रिफ्रैक्शन होने का द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज चेंज इन द स्पीड ऑफ द लाइट, इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, और वी कैन से चेंज इन वेवलेंथ आल्सो, यू कैन एड चेंज इन वेवलेंथ। अब एक फैक्टर ऐसा होता है जो लाइट का कभी चेंज नहीं होता, चाहे वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। तो ऐसा कौन सा लाइट का फैक्टर जो कभी चेंज ही नहीं होता है? नहीं, पाथ तो स्ट्रेट ही रहता है। जब अपन लाइट वेव को डिफाइन करते हैं, रे को डिफाइन, इसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है, स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी नेवर चेंज। फ्रीक्वेंसी, when light travel from one medium to another medium its frequency remain constant। frequency only और only depend on source of the light। किस पे डिपेंड करती है, source of the light। इस सोर्स से लाइट प्रोड्यूस हो रही है उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करे और पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल नॉट चेंज, तो फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज। विच ऑफ द फैक्टर विल चेंज, वेवलेंथ विल चेंज, स्पीड विल चेंज, स्पीड चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होगी, एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज आल्सो चेंज। डेविएशन कब होगा, जब डायरेक्शन बदलेगी।
जिस डायरेक्शन में जा रही है उससे डायरेक्शन क्या करेगी अपनी, चेंज करेगी रिफ्रैक्शन में। तो रिफ्रैक्शन में डायरेक्शन चेंज होती है, स्पीड चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है, चेंज क्या नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं। अब ये रिफ्रैक्शन किस टाइप से होता है, बेंडिंग किस कंडीशन में होती है, वो हमें देखनी है। तो वो हम लोग कैसे देखते हैं, इसको यहाँ पे देखो, दो मीडियम को हम लोग यहाँ कंपैरिजन करेंगे। एक मीडियम यहाँ पे है, दूसरा मीडियम, एक मीडियम यहाँ ऊपर M1 मीडियम है और नीचे वाला M2 मीडियम है। इस कंडीशन में हम लोग लेते हैं, ये ऊपर M1 मीडियम है, नीचे वाला M2 मीडियम है। इसको मैं बोलता हूं ये ऑप्टिकली रेयर है, ऑप्टिकली रेयर। ये वाला जो है ऑप्टिकली डेंसर है, और इधर देखेंगे ये रेयर मीडियम है। मैं डायरेक्टली रेयर लिख देता हूं, रेयर का मतलब ऑप्टिकली रेयर ही है। और ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम। एक्चुअली रेयर और डेंसर एक दूसरे से रिलेटिव वर्ड है, दोनों क्या है, रिलेटिव। कोई भी मीडियम एब्सोल्युटली रेयर नहीं होता, एब्सोल्युटली डेंसर नहीं होता। अगर अपन बात करेंगे एयर और वाटर में, किसमें बात करें, एयर और वाटर में, तो वाटर क्या है, डेंसर है, एयर क्या है, रेयरर है। अगर हम बात करेंगे वाटर और ग्लास में, वाटर क्या है, रेयरर है, ग्लास क्या है, डेंसर है। तो यही देखो, वाटर एक बार क्या बन गया, डेंसर, दूसरी बार क्या बन गया, रेयरर। तो ये डिपेंड करता है दो मीडियम के बीच में आप जो कंपैरिजन करते हो वो मीडियम कौन से हैं, तो उनमें से एक डेंसर होगा और एक रेयरर होगा। अब यहां से इस लाइन, इसके अपन लाइन बनाते हैं, परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं। इस लाइन को क्या बोलते हैं, ये लाइन जो होती है नॉर्मल, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। ये इसका नॉर्मल हो गया नॉर्मल, ठीक है। अब यहां से एक रे इसके ऊपर इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट रे इसके ऊपर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। सिमिलरली इसमें भी मान लेता हूं मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक है। जैसे ही बाउंड्री सरफेस पे आएगी इसका पाथ क्या होगा, चेंज होगा। अब यहां देखो, ये रे क्या हो रही है, रे टू डेंसर ट्रेवल कर रही है। रे टू डेंसर ट्रेवल करेगी तो इसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये क्या करेगी, नॉर्मल के टूवर्ड बेंड होती है। क्या होती है, नॉर्मल के टूवर्ड बेंड होगी, मतलब नॉर्मल के पास आएगी या एंगल आर होगा, ठीक है। सॉरी, ये अब दूसरी चीज, ये मीडियम हम लोग डेंसर ले लेते हैं, क्या लेते हैं, डेंसर। और ये ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे रेयरर। अब यहां से जब इस मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, मींस लाइट जो है डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रेवल करेगी तो इसकी स्पीड अप होगी, स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। और ये नॉर्मल के अवे होगी। एक्चुअल पाथ क्या था इसका, ये था कि नहीं था, और नॉर्मल से अवे होगी ना, नॉर्मल से क्या हो गई, ये अवे, अवे हो गई। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना आर। यहां पे आप देखोगे एंगल आई लेस देन एंगल आर, यहां पे आप देखोगे एंगल आई ग्रेटर देन, नहीं, इसमें एंगल आई क्या है, ग्रेटर देन है। क्या बोल रहे हो, साथ साथ में बोल रहे हो, ध्यान नहीं रख रहे हो बिल्कुल रे, हैं, पास में जा रही है मतलब एंगल क्या बना, कम बना कि नहीं बना, तो एंगल आई मोर देन एंगल आर, हैं, सही है। और इसमें क्या है, एंगल आई स्मॉलर देन आर। अब ध्यान रखना, अगर आपके दो एंगल दे रखे हैं, ये एक मीडियम में इतना एंगल है, दूसरे मीडियम में इतना, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दे रखा है, आपको पूछ ले कि कौन सा लाइट क्या हो रही है, नॉर्मल से अवे जा रही है या नॉर्मल से, वो तो एंगल देख के पता चल जाएगा। अब ये पूछ ले कि पहला वाला मीडियम कैसा, डेंसर है या रेयर है, दूसरा वाला मीडियम कैसा, डेंसर है रेयर है, क्या बताओगे। जब रिफ्रैक्शन एंगल ज्यादा है इसका मतलब नॉर्मल से डेविएट अवे अवे हो रही है, इसका मतलब लाइट डेंसर से रेयर में ट्रेवल कर रही है, इसमें ट्रेवल कर रही है। और जब रिफ्रैक्शन एंगल कम है
इसका मतलब नॉर्मल का टूवर्ड आ रही है, नॉर्मल का टूवर्ड आ रही है, इसका मतलब लाइट क्या कर रही है, रेयर टू डेंसर मूव कर रही है, रेयर टू डेंसर मूव। समझ में आ गई बात। अब इसमें आते हैं हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पे। रिफ्रैक्शन के लॉज क्या क्या है, रिफ्रैक्शन के लॉज कौन कौन से वो हम लोग पढ़ेंगे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉज अपने पास इंपॉर्टेंट होते हैं। कितने लॉज इंपॉर्टेंट है, दो लॉज इंपॉर्टेंट है। पहला लॉ तो हमने कल पढ़ा, वही इसमें है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। कल हमने रिफ्लेक्टेड लिया था, यहां पे कौन सी हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड आ जाएगी। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन। क्या होगा पहला लो, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन। सेकेंड लॉ जिसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ, क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। ये लॉ क्या कहता है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ मतलब साइन थीटा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्या होता है हमेशा, जैसे ये एक लाइट रे है, ये एक बाउंड्री सरफेस है, यहां से एक रे आई और यहां से आके ऐसे गई, गई नहीं गई, ये एंगल आई बना, ये एंगल आर बना, बना। अब क्या होगा, इसका जो साइन एंगल लेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। क्या होगा, ये कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है जब एक रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है। सो दैट रेशियो ऑफ द साइन एंगल टू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is always constant, and this constant equal to refractive index, this constant equal to refractive index. जब लाइट आपकी रेयर टू डेंसर मूव करेगी तो साइन आई की वैल्यू ज्यादा होगी, साइन आई की वैल्यू ज्यादा, और डेंसर टू रेयर मूव करेगी तो साइन आई की वैल्यू कम होगी। अगर आपके पास लाइट रे फ्री स्पेस, जो सबसे ऑप्टिकली रेयर माना जाता है, सबसे ऑप्टिकली रेयर मीडियम कौन सा है, फ्री स्पेस, इसमें कुछ भी नहीं है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग लेते हैं 1। क्या लेते हैं, 1। क्या लेते हैं, 1। जब लाइट मीडियम 1 आपको मान ले, ये क्या है, फ्री स्पेस है, क्या है, फ्री स्पेस है, और इसमें से किस में जा रही है, दूसरे मीडियम में जा रही है, तो यहां पे जो कांस्टेंट होगा दैट इज इक्वल टू म्यू, और इसको एन भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एन। सो ये जो एन है, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, and this is known as the absolute refractive index. This is known as the absolute refractive index. When light ray travel from free space to any medium, then refractive index is equal to absolute refractive index. Means उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी, उस मीडियम की, और वो किसके इक्वल होगी, साइन आई अपॉन साइन आर। समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं। और ये हमेशा 1 से बड़ी आएगी, क्या आएगी, 1 से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से बड़ी और 1 के इक्वल होगी। 1 के इक्वल किस में होगी, जब फ्री स्पेस होगा। क्या होगा, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है किसकी, डायमंड की। किसकी होती है, 2.42। कितनी होती है, 2.42 डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होती है। याद रह जाएगा, कोई समस्या नहीं। चलो अब हम लोग बात करें दूसरा लॉ, स्नेल्स लॉ समझ में आ गया, साइन आई अपॉन साइन आर। अगर इसी में हम लोग एक चीज थोड़ी और बताता हूं आपको, अगर एक मीडियम आपका, ये मीडियम M1 है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, दूसरा मीडियम M2 है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, ठीक है। अब लाइट क्या कर रही है,
एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है। ऐसा हो सकता है? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता है? हो सकता है। अब हमारे पास अगर दूसरा मैं बोलूं, इसी टाइप की चीजों को कंपेयर करता हूं मैं, यहां पे मेरे पास जो मीडियम है वो M1 क्या है? M1 ये बोलता है मेरे पास फ्री स्पेस है। क्या है? फ्री स्पेस। ठीक है। और यहां पे एक दूसरा मीडियम है M2, जो एक मीडियम है जिसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं n है। कितनी है? n है। इसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितनी होगी? n1 n इक्वल टू फ्री स्पेस की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होती है 1। कितनी होती है? 1। अब ये लाइट यहां से ट्रेवल करके इसमें आई, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बना आई, यहां पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना आर। हम लोग क्या लिखते हैं? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या लिखेंगे? म्यू। और एन क्या लिख सकते हैं? ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। किसकी? इस मीडियम की। और कौन सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस केस में क्या होगा? इसमें क्या लिखेंगे? अगर मैं यहां लिखूं साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इसमें लिखूं तो वो किसके इक्वल होगा? क्योंकि यहां पे सीधा एक एन हो गया, यहां पे तो एक n1 और एक n2 है। तो यहां पे हमने ये n1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि डिवाइड में अगर करते तो आपका नीचे कितना आता? 1 आता। क्या आता? 1 आता। इसको हम लोग क्या लिखते? n2 अपॉन n1। क्या लिखते? n2 अपॉन n1। इसका मतलब क्या हो गया? इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलेंगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, किसी भी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अनदर मीडियम के रेस्पेक्ट में होती है, उसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर निकालनी है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी है तो हम लोग, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं गिवन है n1 और n2 अलग अलग, तो आपके पास एक और ऑप्शन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने का, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट। क्या होता है? तो किसी भी मीडियम की जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है n, दैट इज इक्वल टू c अपॉन v। c अपॉन v, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस टू दी गिवन मीडियम। फ्री स्पेस में कितनी स्पीड है और मीडियम में कितनी स्पीड है, उसका रेशियो क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया एग्जाम में और सी की वैल्यू फिक्स होती है। कितनी होती है सी? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहां देखो, अगर एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा कि इन ए मीडियम लाइट ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, किस स्पीड से मूव कर रही है? देन फाइंड एन, उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करो। तो कैसे कर सकते हो? सी आपको याद रखना पड़ेगा। सी कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। तो आपका एन फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने? सी अपॉन वी। तो एन इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.5 इंटू 10⁸। ये कैंसिल हो जाएगा, एन आ जाएगा। तो उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होगी? 2 होगी। यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक क्या था? फ्री स्पेस था। क्या था? फ्री स्पेस। हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n2 अपॉन n1 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? अगर हमें स्पीड को कंपेयर करना तो कैसे करेंगे? यहां देखो, स्पीड किसकी ले रहे थे पहले? जिसमें से इंसिडेंट रे आ रही थी। जिसमें से इंसिडेंट रे किसमें आएगी बताओ? 1 वाले में। तो पहले कौन सी स्पीड लेंगे? v1 अपॉन।
तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या होगा, V1 अपॉन V2, और दिस इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। यहां पे एक क्वेश्चन बनता, यहां पे एक क्वेश्चन बनता। मैं बोलता हूं कि स्पीड ऑफ लाइट v इन ग्लास, वो मेरे पास है 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी है, 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है क्या, बता, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा मैंने क्या बोल दिया कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर जो है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वो मैंने बोल दी कि मेरे पास है, ये बोलता हूं मैं 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पहले तब मुझे बताओ, इन दोनों की स्पीड को देख के क्या बता सकते हो कौन सा डेंसर मीडियम है, कौन सा रेयर मीडियम है। ग्लास क्या है, डेंसर है, क्योंकि स्पीड क्या है यहां पे, कम है। और वाटर क्या है, रेयर है, क्यों है, स्पीड ज्यादा है। ज्यादा है कि नहीं है। अब आपको पूछे कि व्हाट इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, ये ऐसा लिखा मतलब क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करनी है, ग्लास की, किसके रेस्पेक्ट में। तो इसका मतलब लाइट कहां से आएगी, लाइट कहां से आएगी, वाटर से। तो ऊपर किसकी स्पीड लिखेंगे, स्पीड इन वाटर अपॉन स्पीड इन ग्लास। तो क्या होगा, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करनी है उसकी वेलोसिटी हमेशा डिवाइड में रखनी है। इतना याद रख लोगे, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करनी है उसकी वेलोसिटी हमेशा कहां रखनी है, कहां रखनी है, डिवाइड, डिनोमिनेटर में रखनी है, रख दोगे। अब मुझे बताओ तो क्या हो जाएगा, यहां बताओ 1.5 इंटू 10⁸ हाँ 2 इंटू 10⁸, सही बोल रहे हो। अब ध्यान दिया तुम लोगों ने, जगे हो नींद से। नीचे वाला ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, 20/15, तो ये क्या हुआ 4/3। क्या इसकी कोई यूनिट होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट होगी, क्यों होनी चाहिए, ऊपर भी वेलोसिटी नीचे भी वेलोसिटी, यूनिटलेस, यूनिटलेस हुई नहीं हुई, क्या हुई, यूनिटलेस, क्या हो गई, यूनिटलेस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती। अगर यहीं आपको पूछ ले एन ऑफ डब्ल्यू और यहां जी लिख दे, इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। तो इसमें क्या कर रहे हैं, लाइट कहां से ट्रेवल करेगी, इसका मतलब ग्लास के रेस्पेक्ट में करनी है, तो लाइट ग्लास से आएगी, किस में जाएगी, वाटर में जाएगी। तो ऊपर कौन सी, वाटर की फाइंड करनी है, तो नीचे किसकी स्पीड रखेंगे, वाटर की, और ऊपर किसकी रखेंगे, ग्लास की। तो 1.5 इंटू 10⁸ अपॉन 2 इंटू 10⁸। सोल्व करने में कितना आएगा बताओ, 3/4 आएगा, नहीं आएगा, आएगा। इसका मतलब लाइट कहां से कहां ट्रेवल कर रही है, इसमें 3/4 आया, इसका मतलब क्या हुआ, लाइट डेंसर से रेयर में ट्रेवल कर रही है। और ये अपने पास 4/3 या 1 से ज्यादा आया, इसका मतलब लाइट कहां से कहां ट्रेवल कर रही है, वाटर से ग्लास से, मतलब रेयर टू डेंसर ट्रेवल कर रही है। जब आपकी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा आए, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे ज्यादा आए, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा आए, इसका मतलब लाइट रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जा रही है, रेयर मीडियम टू। और जब आपकी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम आए तो लाइट कहां से कहां जाएगी, लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम आए तो लाइट डेंसर रेयर चले, क्योंकि पहले वाले मीडियम के रेस्पेक्ट में दूसरे को निकालते हैं, पहले वाला मीडियम ज्यादा डेंसर होगा तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगी, 1 से कम आए। समझ में आई बात। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा आए तो क्या होगा, लाइट रेयर टू डेंसर जाएगी। अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम आए तो लाइट
समझ में आ गई बात? कोई समस्या नहीं। डेंसर टू रेयर कब जाएगी? रेयर टू डेंसर कब जाएगी? पक्का? जब वन से ज्यादा है तो रेयर से डेंसर, और वन से कम है तो डेंसर से रेयर। क्लियर? अब हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पूरा कंसेप्ट पढ़ लिया, क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई भी क्वेश्चन कर लोगे इसके बेस पे? वेरी गुड। यही फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, n इक्वल टू सी बाई वी, दिस इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होती है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो हम लोग क्वेश्चन भी कर चुके हैं। फिर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बोला है कि मीडियम 2 की मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे है, ठीक है, दे रखा ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। मैंने वैसे लिखा था ना अभी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। समझ में आ गई बात? यही चीज इसने लिखी और कोई खास नहीं लिखी। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आती है। ये हमने पहले ही पढ़ लिया कि डेंसर से रेयर होगा तो क्या होगा, रेयर से डेंसर होगा तो क्या होगा। कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन कब नहीं होगा? अगर आपको बोला जाए कि एक लाइन लाइट रे है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा है, तो ऐसा कब हो सकता है? रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, ऐसा कब होगा? जब एक तो नॉर्मल के अलोंग आएगी, जब लाइट क्या होगी, ये मीडियम चाहे कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो, पर नॉर्मल के अलोंग आएगी तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है। दूसरा, जब दोनों मीडियम की डेंसिटी क्या हो, सेम, मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों क्या हो, सेम। समझ में आ गई बात? अब अपने पास इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और हो जाती है, क्या हो जाती है? क्या हो जाती है बताओ? रिफ्रैक्शन बाय ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन बाय ग्लास स्लैब, वो समझिएगा रिफ्रैक्शन बाय ग्लास स्लैब कैसे होता है। हम लोग एक ग्लास स्लैब लेते हैं, ले ले रे, पक्का? कोई दिक्कत नहीं है? क्या पता, दिक्कत है तो अपने पास रखो, क्या फर्क पड़ेगा, होगी तो अभी है। तुम्हारी दिक्कत से कोई फर्क पड़ेगा किसी को? अरे नहीं फर्क पड़ता ना, तो फिर दिक्कत रखने का भी फायदा नहीं है। काम वो रखो जिससे किसी को फर्क है। जैसे तुम रूठ जाते हो, तुम्हारे घर वाला को तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहाड़ में जाए 2 घंटे बाद वापस ऐसे तेज करके यहीं आएगा, पता है ना। तो ऐसी जगह पे रूठने का कोई मतलब है नहीं है। ठीक है? ये क्या दिख रही है तुम्हें? ये क्या दिख रही है? अरे लैब में देखी होगी, ये एक कांच की पट्टी है। ग्लास स्लैब ऐसी होती है, एक सरफेस इसकी ये है, ठीक है, और दूसरी सरफेस सामने वाले नीचे वाली इसकी ये है कि नहीं है? है। अब इसके अगर यहां से परपेंडिकुलर लाइन बनाता हूं, ये क्या है इसका? नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल है। यहां बाहर अपने रखा एयर, और इधर नीचे भी क्या होगी, या फ्री स्पेस अपन कहां से लाएंगे, अपने पास तो क्या है, एयर ही होगी। जो कमरे में उपस्थित है वही तो होगी। क्या होगी तुम्हारे कमरे में? या और कुछ भी डालते हो? नहीं। अच्छा, क्या पता है, सर परफ्यूम हो सकता है, उसके पार्टिकल फैला के रखते हैं, और उनकी भी डेंसिटी लगभग क्या होती है, एयर के इक्वल होती है। अब देखो, इस कांच की पट्टी ग्लास स्लैब के अंदर एक रे इंसिडेंट होती है इधर से, इधर से हुई रे, इधर से। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ, आई। अब देखो, ये इसके अंदर जैसे ही घुसेगी, कांच की पट्टी का क्या बोलेगी इसको, ग्लास स्लैब क्या बोलेगी, यू आर एंटरिंग इन ए डेंसर मीडियम, योर स्पीड मस्ट बी रिड्यूस्ड एंड यू मस्ट हैव टू डेविएट टूवर्ड नॉर्मल। जैसे ही आप कांच में पट्टिका में घुसेगी, कांच बोलेगा, पट्टिका क्या बोलेगी, ग्लास स्लैब विल से योर स्पीड हैव टू रिड्यूस एंड यू हैव टू डेविएट टूवर्ड नॉर्मल। आपको नॉर्मल की तरफ मुड़ना पड़ेगा। तो इसने बोला भाई ठीक है, कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा। तो इसने क्या किया, इधर मुड़ गया, मुड़ गया कि नहीं मुड़ गया,
ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बन गया, आर। अब जैसे ही बाहर आई रे, यहां से बाहर आने की कोशिश करेगी, इसका नॉर्मल बना देते हैं यहां पे। अब ये इस नॉर्मल को क्या कहेगी, जैसे ही बाहर आने की कोशिश करेगी, जब आपको किसी ने फंसा रखा हो, ट्रेवल करते हो, वापिस क्या करते हो, उछलते हो ना, यस बाहर आ गया। अब क्या कर लोगे हैं? क्लास के अंदर मास्टर डालता है, बाहर आने के बाद बोलेगा आजा मास्टर अब लाइन में, तेरा हालत क्या है, हैं? मैं पहले भी टेढ़ा था, बाहर आने के बाद वापिस क्या हो जाऊंगा, टेढ़ा। कितनी देर दबा के रख लोगे? तो इसने भी क्या किया, जैसे ही यहां से बाहर निकली, इसने बोला मैं जिस रास्ते से आ रही थी उस रास्ते पे तो नहीं पहुंच सकती, उस रास्ते पे तो सेम पाथ तो मैं नहीं जा सकती, बट आई विल ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। मैं किस में जाऊंगी, लक्कड़ चेंज नहीं करूंगी। कितना ही मार लो अंदर दबा के, कितना ही टेविएट कर दो मेरे को, जैसे ही ढिलाई छूटेगी वापिस उसी रास्ते की दिशा में जाऊंगा। दिशा तो वो की वो रहेगी। तो यहां से जैसे ही निकली ये, इसने देखा कि जो डायरेक्शन है इसकी और इनिशियल जो आ रही थी इसकी क्या है, सेम। पर क्या बोला, तो ग्लास स्लैब ने, पैरेलल दोनों, ग्लास स्लैब ने क्या बोला कि तू कितने लक्षण सेम कर ले, पर तेरे को यहां से थोड़ा शिफ्ट जरूर कर दिया। क्या कर दिया, शिफ्ट। और इस शिफ्ट को क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं, ये रास्ता मान लीजिए पूरा का पूरा ज्यादा खराब था, तो टीचर बोलता है भाई तूने कचरे में घिरने का सोच रखा था, मैंने दबा के रखे, कुछ तो कचरे से बाहर निकाल। अब हो सकता है इस रास्ते पे तेरे माँ बाप भी तेरे को मिल जाए, जो तेरे को और भी वापस से भी क्या कर सकते हैं, वो तो अलग की बात है। ये जो शिफ्टिंग होती है इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको, लेटरल शिफ्ट। समझ में आ गई बात? लेटरल शिफ्ट क्या होता है, व्हेन एनी रे shifted from its path by glass slab. In this process, direction of the ray remains same, but original path shifted by some distance, or this distance is known as lateral distance or lateral shift. समझ में आई ये कहानी यहां तक की, या नहीं आई बताओ जल्दी से मुझे, पक्का अच्छे से, कि ग्लास स्लैब से कैसे रिफ्रैक्शन होता है? कोई दिक्कत है अब इसमें? पक्का कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं आगे। अब हम लोग पढ़ते हैं कि रिफ्रैक्शन बेस्ड पे कुछ एप्लीकेशंस होती है। कौन कौन सी एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन? बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन। तो इसमें क्या होता है बताओ, रिफ्रैक्शन के अंदर पहली एप्लीकेशन हमारे पास है कि एपेरेंट पोजीशन ऑफ द कॉइन। एपेरेंट पोजीशन ऑफ कॉइन इन वाटर। एक बकेट है, इसमें आपने कॉइन डाल दिया ऐसे, ये पूरी पानी से भरी हुई है। किससे भरी हुई है, पानी से भरी हुई है। पानी से भरी हुई होगी तो क्या होगा, यहां पे कॉइन रखा हुआ है? क्या आपको जब आप यहां से इसको देखोगे, यहां आप टेढ़ा देखना, सीधा मत देखना, सीधा देखने में तो सीधा ही दिखेगा। यहां से आपकी आंख है, तिरछी नजर से जब आप देखोगे इसको, तो क्या ये कॉइन अपनी जगह पे दिखेगा? तिरछी नजर से देखने पे दिखेगा? सीधी नजर से देखोगे तो सीधा ही दिखेगा, और जब नजर तिरछी हो तो काम खतरनाक। अब यहां पर ये जो कॉइन है, ये एक्चुअली थोड़ी सी अपर हाइट पे दिखेगा। ये इसकी एपेरेंट पोजीशन है, ये इसकी एपेरेंट पोजीशन है, ये इसकी एक्चुअल पोजीशन है। ऐसा क्यों हुआ, क्यों सर, तिरछा देखा इसलिए हुआ है? इसलिए अमित किसी को तिरछा मत देखना, ठोकेगी फिर पकड़ के, ज्यादा देखेगा तो है, सिखाई तो और उल्टा करेगी कि सर
मैडम ये तिरछी नजरों से देख रहा है, क्योंकि तिरछी नजरों से देखने पे वो भी अपनी तरह को अपरेंट पोजीशन पे देखेगी, एक्चुअल पोजीशन पे उससे खतरा बढ़ सकता है। एक्चुअल पोजीशन पे दिखे तो हो सकता है कि उधर से साइड से निकल जाए, पर तेरे को दिख तो यहाँ रही है और तू यहाँ से निकलना चाहे, टकरा यहाँ गया, फिर माथा फोड़ेगा, अरे मैं तो कहीं और देख रहा था। तो फिर वो बोलेगी तिरछी नजरों से मत देख, हैं? तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो यहां से रे आ रही थी, ये आई है आपकी, ऑब्जेक्ट से रे आएगी। अब ये जो एक्चुअल पोजीशन इसकी ये थी, यहां से जैसे ये रे गई यहां तक गई, यहां नॉर्मल है, क्या है, और नीचे वाला मीडियम कौन सा है, डेंसर है, ऊपर वाला मीडियम कौन सा है, रेयर। जैसे ही नॉर्मल से जाएगी, नॉर्मल से अवे होगी, होगी कि नहीं होगी, और हमपन को लगेगा कि जो एक्चुअली ये जो आ रही है ये यहां से आ रही है, पर आ कहां से रही थी। तो ये ऐसा किस कारण हुआ, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। किसके कारण ऐसा हुआ, रिफ्रैक्शन। तो apparent position of the coin that is at some distance from the actual position, some distance from the, and that is due to refraction of light। समझ में आई बात। इसी बेस पे एक होता है कि बेंडिंग ऑफ पेंसिल, बेंडिंग ऑफ पेंसिल, ये तो आप कर भी सकते हो प्रैक्टिकल, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। ये एक ग्लास का एक कुछ ले लेते हैं हम लोग देखने के लिए, ठीक है। अब आपने इसके अंदर पेंसिल डाल रखी है, ऐसे सीधी डालोगे तो सीधी दिखेगी, टेढ़ी डाल रखी थोड़ी सी, क्या डाल रखी है। जब आप इसको ऊपर से देखोगे पेंसिल को, ऊपर से देखने पर आपको क्या लगेगा पता है, ये भी सीधी नहीं लगेगी, ये भी क्या लगेगी, थोड़ी सी ऐसा लगेगा यहाँ से टूटी हुई है। इसकी ये ऐसे पोजीशन हो जाती है। इसकी पोजीशन होने का रीजन पता है क्यों होता है ऐसा, हम्म, ये भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ऐसा। ये जो एक्चुअल पोजीशन इसकी नोक थी, ये नीचे थी, ये कहाँ दिखेगी अब थोड़ी सी ऊपर, और इसीलिए यहां से हमको अच्छा लगता है, थोड़ा सा इसे यहाँ से बैंड लगती है, क्या लगती है, यहाँ से बैंड लगती है। सो दैट बेंडिंग इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये दो एप्लीकेशन याद रख लेना कि रिफ्रैक्शन बेस्ड पे कौन कौन सी एप्लीकेशन है, एक तो अपरेंट पोजीशन ऑफ द कॉइन एंड बेंडिंग ऑफ द पेंसिल, ठीक है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही होता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, वहां पे क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर है वो भी अलग अलग लेयर से बना है, बना नहीं बना है, वहां पे भी डेंसिटी मीडियम की क्या है, हर एक जगह अलग चेंज होती रहती है। जब डेंसिटी चेंज होगी, जैसे लाइट सन से, स्टार से जो लाइट आएगी, वो लाइट बार बार क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, और हमें ऐसा लगता है कि तारे टिमटिमाते हैं पर ट्विंकल नहीं करते हैं। लाइट कारण क्या होता है ट्विंकलिंग का, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कारण होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये तो अपने पास हो गया कि प्लेन सरफेस से कैसे रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशन क्या क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या क्या है, समझ में आ गई बात। अब हम देखते हैं रिफ्रैक्शन बाय स्पेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन बाय स्पेरिकल सरफेस में अपने पास दो लेंस है, कितने लेंस है, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इज नॉन एज द कन्वर्जिंग लेंस, क्या बोलते हैं, एंड कॉनकेव लेंस इज नॉन एज द डाइवर्जिंग लेंस। मिरर का उल्टा, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग था, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग था। लेंस में कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग है, कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है। इस चीज का ध्यान है। कॉन्वेक्स लेंस थे, गलत लिख दिया यहां पर, कॉन्वेक्स लेंस क्या है, कन्वर्जिंग है, और कनकेव लेंस कौन सा है, डाइवर्जिंग है। इसलिए हर कुछ लिखे हुए भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो कॉनकेव, कॉन्वेक्स लेंस और, नीचे सही लिखा देखो, कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस विच इज थिक एट द सेंटर एंड थिन एट द एज। होता कैसा है, ये लेंस ऐसा होता है जो बीच में से मोटा तगड़ा और किनारों से पतला, इसको कौन सा लेंस बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। और लेंस क्या होता है, लेंस इज मेड अप बाय टू ट्रांसपेरेंट स्पेरिकल सरफेसेस ज्वाइनिंग। दो स्पेरिकल सरफेस ज्वाइन ऐसे भी कर सकते हैं और दो स्पेरिकल सरफेस को ज्वाइन ऐसे भी कर सकते हैं।
एटलीस्ट वन सरफेस मस्ट बी स्फेरिकल, दूसरी सरफेस हो सकता है प्लेनर भी हो। तो दो सरफेस को ज्वाइन करके हम लोग क्या बनाते हैं, लेंस बनाते हैं, जिसमें से एक सरफेस कैसी होनी चाहिए, स्फेरिकल होनी चाहिए। जिसमें दोनों सरफेस स्फेरिकल है तो इसको बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स, इसको बोलते हैं बाई कॉनकेव। क्या बोलते हैं, बाई मतलब दोनों के दोनों सरफेस स्फेरिकल है। ठीक है, तो ये लेंस क्या करता है, जितना भी इंसिडेंट रे का बीम आता है, इस बीम को एक पॉइंट पे ले जाकर क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कन्वर्जिंग। दूसरा लेंस जो आप देख रहे हो, ये वाला लेंस, ये वाला लेंस क्या करता है, जो भी इसके ऊपर इंसिडेंट रे है इन सबको क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, डाइवर्जिंग लेंस। क्या पड़ गया, डाइवर्जिंग लेंस। अब इसमें भी जैसे हमने मिरर में पढ़ी वैसे इसकी कुछ डेफिनेशन है, वो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी डेफिनेशन। तो सबसे पहले ऑप्टिकल सेंटर क्या है, तो लेंस का सेंटर का पार्ट जहां पे कोई रे इंसिडेंट होगी दैट विल पास विदाउट एनी रिफ्लेक्शन, ये जो ऑप्टिकल सेंटर होता है, यहां से कोई भी रे आएगी वो सीधी की सीधी निकल जाएगी। क्या हो जाएगी, सीधी की सीधी निकल जाएगी, चाहे कोई सा भी लेंस हो, कोई फर्क नहीं पड़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो इसमें भी अगर है तो ये यहां से आई और सीधी गई, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम है। सो दिस पॉइंट इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मींस सेंटर ऑफ द स्पेयर बाय विच लेंस फॉर्म्ड, स्पेयर जिससे लेंस बनाते हैं उसका सेंटर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, लाइन पास थ्रू दी ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये लाइन पास स्ट्रेट पासिंग थ्रू दी टू सेंटर ऑफ द कर्वेचर। दो सेंटर होता है ना इसमें, एक सेंटर ये वाला भी होगा, एक सेंटर इधर वाला, या आप बोल सकते हो ऑप्टिकल सेंटर जो लाइन पास होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिर प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट विच रिफ्रेक्टेड रे मीट्स विच इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब इसमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आएगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो एक पॉइंट से पास होगी, वो पॉइंट कौन सा होगा, फोकस पॉइंट। कौन सा पॉइंट होगा, तो पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट विच रिफ्रेक्टेड रे मीट्स विच इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा कि पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच रिफ्रेक्टेड रे सीम्स टू कमिंग विच इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें क्या होगा, जैसे यहां पे रिफ्लेक्शन होगा इसका, ये डाइवर्ज होगी ऐसे, ये डाइवर्ज होने के बाद हमें लगेगी कि एक पॉइंट से आ रही है, एक पॉइंट से, तो ये पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट कौन सा होगा, फोकस। यहां पे ये फोकस क्या है, रियल है, ये फोकस क्या है, रियल, और ये फोकस क्या है, वर्चुअल है। तो आपको पूछे कौन से लेंस का रियल फोकस है, कौन से लेंस का वर्चुअल फोकस है, तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकस रियल है, बट कॉन्वेक्स मिरर का फोकस क्या होता है, वर्चुअल होता है। दोनों ही कॉन्वेक्स ही है, तो कॉन्वेक्स के अंदर लेंस है तो फोकस रियल है, मिरर है तो फोकस, कॉनकेव के अंदर वर्चुअल किसका है, लेंस का, और कॉनकेव मिरर का फोकस क्या था, रियल। क्या था, याद रखना, क्योंकि ये दोनों में बच्चे बड़े कंफ्यूज। लेंस के अंदर कॉन्वेक्स राजा है, लेंस के अंदर कॉन्वेक्स राजा है, और मिरर के अंदर कॉनकेव राजा है। ठीक है, समझ में आ गई बात। लेंस के अंदर राजा कौन है, कॉन्वेक्स, और मिरर के अंदर कोई दिक्कत नहीं। अब इससे इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं। साइन कन्वेंशन तो वही है कि अगर अपन लोग रे को किससे मेजर करेंगे, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में करेंगे तो पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे के अपोजिट में जाएंगे तो नेगेटिव, ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव, नीचे पॉजिटिव। अब रूल पढ़ लेते हैं इमेज फॉर्मेशन के। अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो कहां से जाएगी, फोकस से। अगर फोकस के थ्रू आ रही है, ऐसा लग रहा है, ये तो गई फोकस से जाती हुई लगने लग रही है, एक में जा रही है एक में लगती है। ठीक है, दूसरा लो क्या कहता है, अगर फोकस से आ रही है तो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अगर फोकस के थ्रू, अब यहां पे ऐसा लग रहा है कि फोकस से आ रही है तो भी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और तीसरा क्या है, अगर ऑप्टिकल सेंटर पे आएगी तो बिना कोई रिफ्रैक्शन के सीधे निकल जाएगी। ये तीन आपको रो
ध्यान रखना है। रख लोगे नहीं रख लोगे? फिर इमेज फॉर्मेशन जो उसमें कॉनकेव मिरर में पड़ा था, ये यहां किस में पढ़ोगे? कॉन्वेक्स लेंस में पढ़ोगे। जब ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पे है तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पे बने। कहां बनी? फोकस पे बनी। ठीक है, कैसी बनी? रियल बनी। क्या बनी? रियल और इन्वर्टेड। रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड। क्या बनेगी? डिमिनिश्ड। ठीक है, और एट फोकस। एट, ये 4 पॉइंट याद करने हैं। दूसरा केस होता है जब 2f के बाद में है, सेंटर के बाद में है, बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f या बियॉन्ड c। तो इसमें क्या होगा? उसमें याद करो, बियॉन्ड c में इमेज बन रही थी f और c के बीच में, तो यहां पे भी इमेज बनेगी f और c के बीच में। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, दिख रही है ना? ऑब्जेक्ट से स्मॉलर, तो बिटवीन f एंड c, रियल एंड इन्वर्टेड, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब इसमें भी मैग्निफिकेशन जो होगा वो लेस देन 1 होगा, इसमें मैग्निफिकेशन जो होगा लेस देन 1 होगा। समझ में आई बात? मैग्निफिकेशन वैल्यू क्या होगी? 1 से कम होगी। डिमिनिश्ड इमेज नहीं है। तीसरा केस जब सेंटर पे है, कहां पे है? या 2f पर है। किस पे है? जब 2f पर है तो इमेज भी कहां बन रही है? 2f पे बन रही है। कहां बनेगी? 2f पे बनेगी। सेम साइज की बनेगी। क्या बनेगी? सेम साइज बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी। तो एट 2f, सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आ गई बात? कोई समस्या नहीं? अगर आपके पास 2f और f के बीच में है ऑब्जेक्ट, कहां है? 2f और f के बीच में है, तो इमेज कहां बनेगी? आफ्टर सेंटर, आफ्टर 2f। तो 2f के बाद बनेगी, कैसी बनेगी? लार्जर बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और रियल बनेगी। आफ्टर 2f, आफ्टर 2f, रियल, इन्वर्टेड और लार्जर देन ऑब्जेक्ट। समझ में आ गई बात या कोई दिक्कत है? पक्का? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर फोकस पे है, कहां है? तो इमेज कहां बनने वाली है? इनफाइनाइट पे। एट इनफाइनाइट कहां बनेगी? इनफाइनाइट, रियल बनेगी और वेरी लार्जर देन ऑब्जेक्ट, और हम लोग बोल सकते हैं हाईली मैग्निफाइड। ठीक है, और इन्वर्टेड बनेगी। कैसे बनेगी? इन्वर्टेड। तो ये 5 केस जो हमने कल पढ़ किसमें? कॉनकेव मिरर में। ये किसमें है? कॉन्वेक्स लेंस में। अब अगर आपके पास एप और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है तो इमेज कहां बनेगी? इस ऑब्जेक्ट के पीछे ही बनेगी, बैक साइड। वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। वर्चुअल एंड इरेक्ट, बिहाइंड मिरर, बिहाइंड ऑब्जेक्ट, बिहाइंड ऑब्जेक्ट और मैग्निफाइड। तो हमने 3 केस, लास्ट वाले 3 केस जो पढ़े, आफ्टर, बिटवीन एफ एंड सी, एट एफ एंड बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, इन तीनों में इमेज क्या बन रही है? बड़ी बन रही है। इन सब में जो m की वैल्यू होगी वो क्या होगी? ग्रेटर देन 1। मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा होगा। और मैग्निफिकेशन 1 कब होगा? जब कहां होगी? सेंटर पे या 2f पे होगी। 2f पे होगी तो इमेज कहां बन रही है? 2f पे ही बन रही है। कहां बन रही है? 2f पे ही बन रही है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, 2 ही चीजें हमारे पास है। किसमें? कॉनकेव लेंस में। किसमें है? कॉनकेव लेंस में। कॉनकेव लेंस में अगर इनफाइनाइट पे है ऑब्जेक्ट तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पे। वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और स्मॉलर बनेगी। और जब ऑब्जेक्ट आपका कहां है? किसी भी नॉन पोजीशन पे है, किसी भी नॉन पोजीशन पे है, तो इमेज हमेशा एफ और ओ के बीच में बनेगी। और रियल नहीं बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और बिटवीन ओ एंड एफ बनेगी। बिटवीन ओ एंड एफ बनेगी। समझ में आ गई बात? तो कॉनकेव लेंस में तो हमेशा कैसी बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है, स्मॉलर बनती है। वर्चुअल इमेज लार्जर केवल किसमें, कौन से लेंस से बनती है? कॉन्वेक्स लेंस से बनती है। कौन सी कंडीशन में बनती है? आपको बोल दे
कि विच ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड टू फॉर्म ए लार्जर वर्चुअल इमेज, राइट टू नेम। लार्जर वर्चुअल इमेज एक बनाता है कॉनकेव मिरर और एक बनाता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव नहीं, कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा बनाता है वर्चुअल और लार्जर? कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस। जो रियल इमेज बनाता है ना, जो रियल इमेज बनाता है वही लार्जर वर्चुअल इमेज बनाता है, इतना याद रख लेना। जो रियल इमेज बनाता है वही लार्जर, याद रह जाएगा। जो केवल वर्चुअल बनाता है वो छोटा ही बनाता है, ठीक है, वो छोटा ही। समझ में आ गई बात? कोई समस्या है इसमें? इमेज फॉर्मेशन में कोई समस्या नहीं। अब अपन पास आता है लेंस फॉर्मूला। क्या आता है? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। v क्या है? इमेज डिस्टेंस। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। f क्या है? फोकल लेंथ। f क्या है? और मैग्निफिकेशन क्या होगा इसमें भी? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको लिख सकते हैं v/u। अब इसमें एक कंडीशन थोड़ी चेंज होती है। जब साइन की बात करें, साइन में आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u तो हमेशा क्या होगा इसमें भी? जैसे हमने लेंस मिरर में पढ़ा था, वो भी क्या था? नेगेटिव था। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, चाहे कुछ भी हो। इमेज डिस्टेंस की बात करें v की, v पॉजिटिव किस में होगा इसमें? जब रियल इमेज बनेगी। पर कल हमने पढ़ा था v क्या आया था? पॉजिटिव वर्चुअल इमेज में आया था। और v इसमें नेगेटिव किस में आएगा बेटा? वर्चुअल इमेज के केस में आएगा। उल्टा है, ध्यान रखना मिरर का। मिरर के अंदर इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव किस में थी? वर्चुअल इमेज में, वर्चुअल इमेज में। और लेंस के अंदर इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव किस में है? रियल इमेज। ये मिरर का उल्टा है कि नहीं है? मिरर के अंदर जब रियल इमेज बन रही थी तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आ रही थी, पर लेंस में जब रियल इमेज बन रही है तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आएगी। कारण क्या है? लेंस जब ऐसा होता, देखो बेटा, जब इधर से रे आएगी, जब रियल इमेज बनेगी तो आगे जाके बनेगी नहीं बनेगी? तो आपको डिस्टेंस सबके सब ऑप्टिकल सेंटर से मापनी है, तो आप डिस्टेंस मापने इधर जाओगे नहीं जाओगे? ये किसकी डायरेक्शन है? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है कि नहीं है? इसका मतलब ये क्या हुआ? पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मापने के लिए आपको इधर जाना पड़ेगा, इसका मतलब ये क्या हुआ? नेगेटिव। अब फोकल लेंथ की बात कर लेते हैं। इसका प्रिंसिपल फोकस इधर रहेगा, तो कॉन्वेक्स का फोकल जो है यहाँ पॉजिटिव होगा, और कॉन्वेक्स का लेंस की बात करें कॉनकेव की, तो कॉनकेव का फोकस इधर है, इधर से रे आ रही है, आपको इधर जाना पड़ेगा ना, इसका फोकस क्या होगा? तो एक चीज ध्यान रखना, फोकस 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 का साइन सेम रहता है लेंस और मिरर दोनों में। कारण पता है कॉनकेव का फोकस, कॉनकेव मिरर का फोकस क्या था? नेगेटिव। यहाँ पे कॉनकेव लेंस का फोकस भी क्या है? नेगेटिव। ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस पॉजिटिव, और यहाँ पे भी कॉन्वेक्स लेंस का फोकस पॉजिटिव। ये चीज दोनों में सेम है। बाकी सब के सब रास्ते एक दूसरे के, केवल फोकस का साइन क्या है? फोकल लेंथ का साइन सेम है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का साइन सेम है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? नेगेटिव। मिरर के केस के अंदर रियल इमेज में इमेज डिस्टेंस नेगेटिव, और लेंस केस के अंदर रियल इमेज में इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव। ठीक है। और वर्चुअल इमेज मिरर के अंदर पॉजिटिव और लेंस के अंदर नेगेटिव। समझ में आ गई बात? कोई समस्या नहीं किसी को? पक्का? चलो अब इसमें आते हैं हम लोग एक पावर ऑफ लेंस। ये तो मैग्निफिकेशन मैंने पढ़ा दिया। एम नेगेटिव होती रियल इमेज के लिए, तो कल भी अपने पास एम नेगेटिव थी रियल इमेज के लिए। एम नेगेटिव मतलब क्या है? रियल इमेज। एम पॉजिटिव मतलब क्या है? वर्चुअल इमेज। ये तो हमने कल भी सेम चीज पढ़ी थी। अब देखो पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ किसमें होनी चाहिए? मीटर में होनी चाहिए। अगर आपको फोकल लेंथ किसमें दे रखी है? सेंटीमीटर में दे रखी है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? डायप्टर। क्या होती है? अब कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमने क्या पढ़ी थी? पॉजिटिव होती है, तो इसकी पावर भी क्या होगी? पॉजिटिव। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, इसका मतलब इसकी लेंस पावर भी क्या होगी? नेगेटिव। पावर भी क्या होगी? नेगेटिव। समझ में आई बात? आगे वाले चैप्टर में यूज होगा ह्यूमन आई के अंदर कि कहाँ पॉजिटिव यूज होती है, कहाँ नेगेटिव। समझ में आ गई बात अच्छे से? कोई समस्या नहीं इसमें। ठीक है। जैसे आपको मैंने बोल दिया कि एफ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है। क्या है? 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव दे रखा है। पॉजिटिव दे रखा है, लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। तो पावर कितनी आएगी? 1/f। तो 1/20 दे दूं सीधा? 20 दे दूं? अरे यहीं मूर्खों 0 मार्क्स मिलेगा। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा?
तो 100/20 कितना आएगा इसका 5D। अगर आप सेंटीमीटर में लिखना चाहते हो ना आलसी लोगों, तो इसको सीधा लिख दो 100/F सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट किसका हो गया, रिफ्रैक्शन का हो गया। तो आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है। कल की क्लास में मैं दोनों के न्यूमेरिकल कराऊंगा, रिफ्लेक्शन के भी और रिफ्रैक्शन के भी। कुछ क्वेश्चंस हम लोग इंपॉर्टेंट कल क्लास में डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल गो फॉर द ह्यूमन